So hello everyone. Today we are going to revise C. elegans very quickly. So let's start. C. elegans क्या होता है? C. elegans is a nematode or a roundworm. So it is a kind of multicellular nematode. So C. elegans has two sexes. One can be male or other can be the hermaphrodite. Hermaphrodite means that both male and female sex organs are present in one individual only. So if you see the structure of the C. elegans, then here we have the gonads. This part is known as the gonads, and to this gonad anchor cell is attached, and here we have the vulva precursor cells, which are 6 vulva precursor cells are there. So this side is known as the dorsal side, this side is the ventral side, this is posterior side, and this is anterior side. So here we have the gonads. So this is the gonad, and to this gonad anchor cell is attached. So this one is the anchor cell, and here we have 1, 2, 3, 4, 5 and 6 vulva precursor cells. So next is how the vulva formation occurs. So for vulva formation, what is vulva? Vulva is a kind of female sex organ, and this vulva has 22 cells. तो vulva क्या है? जो C. elegans है उसका एक female sex organ है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? vulva बोल रहे हैं, and it has 22 cells. Now, so यहाँ पे जो vulva होता है वो help करेगा mating में और egg laying में, उसका रोल होता है. So it is necessary for egg laying and mating. Now, if we see about the anchor cell. Anchor cell जो होता है that is derived from the somatic gonad cells. And if we see about its formation, like how the anchor cell is formed, so जो hermaphrodites होते हैं means which have both male and female sex organ, hermaphrodite, C. elegans जो होता है उसके पास में क्या होता है, यहाँ पर there are two adjacent cells. One is Z1 PPP and the another one is Z4 AA. Now both of these cells have equal potential to become the anchor cell. So anchor cell ये भी बन सकता है, anchor cell इससे भी बन सकता है, equal potential है उसका. अब वो बनेगा कौन सा सेल एंकर सेल बनेगा, कौन सा सेल यूट्रीन टिश्यू बनेगा, ये डिपेंड करता है कि उनको सिग्नल्स क्या मिल रहा है. जिस भी सेल को अगर लिन 12 का सिग्नल नहीं मिलता है, लैग 2 का सिग्नल मिलता है, तो वहाँ पर वो जो सेल होगा वो एंकर सेल बन जाएगा. अगर आप ये वाला सेल देखोगे कि जो यूट्रीन टिश्यू बना है, इट मीन्स कि इसको ऑपोजिट सिग्नल मिला है, मतलब इसको लैग 2 नहीं मिला है, इसको लिन 12 का सिग्नल मिला है, लिन 12 का सिग्नल मिला है. सो एक को याद रखना. सो ट्राई टू रिमेंबर वन, दैट इज एंकर सेल. फॉर एंकर सेल वी नीड the signal lag 2 but we don't need lin 12. और यहाँ पर कौन सी टाइप की सिग्नलिंग चल रही है? नॉच डेल्टा सिग्नलिंग. नेक्स्ट फिर हमारा टॉपिक आ जाता है वल्वा डेवलपमेंट का. वल्वा डेवलपमेंट कैसे होता है? WNT सिग्नलिंग से हमारे पास यहाँ पर चूज़ होता है, मतलब जो हॉक्स जीन होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ वल्वा प्रिकर्सर सेल्स. अब यहाँ पे मान लो 11 सेल्स हैं, सभी जो है हाइपोडर्मल सेल्स बनाएंगे, लेकिन वल्वा प्रिकर्सर सेल्स कौन से 6 हैं, मतलब जो 6 सेल्स होते हैं वो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स होंगे. बट इन सब में से वल्वा प्रिकर्सर सेल कौन बनेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो कैसे डिसाइड होगा? सो यहाँ पे क्या होता है, WNT सिग्नलिंग होती है, तो हॉक्स जीन यहाँ पर एक्सप्रेस होता है. तो जो भी सेल होगा जिसके पास लिन 39 का सिग्नल होगा, सो वो सेल को चूज़ कर लिया जाएगा. सो सेल चूजन बाय द WNT सिग्नलिंग, जिसके पास भी लिन 39 होगा सिग्नल, तो उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा एज द वल्वा प्रिकर्सर सेल्स. अब जिनके पास नहीं था तो वो क्या हो गए, हाइपोडर्मल सेल्स हो गए, यानी कि वो स्किन बनाएंगे आगे जाके. सो ये क्या बनाएंगे, हाइपोडर्मल सेल्स, दे ऑल विल फॉर्म द एपिडर्मिस. और ये जो हमारे पास जिनके पास लिन 39 था वो क्या बनाएंगे, वल्वा प्रिकर्सर सेल्स. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो वल्वा होता है वो 22 सेल्स उसके अंदर होते हैं.
तो जो 5th वाला जो वल्वा प्रिकर्सर सेल है, मान लो उसमें 7 सेल्स हैं, 6 वाले वल्वा प्रिकर्सर सेल 8 सेल बनाएगा, देन 7 वाला 7 सेल्स बनाएगा, तो टोटल 22 सेल्स का होता है वल्वा। मीन्स 22 सेल्स विल फॉर्म वल्वा। अब जो एंकर सेल होता है ना, वहाँ से एक सिग्नल रिलीज होता है, दैट इज़ Lin3 सिग्नल। ये जो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स है ना, इनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है, दिस रिसेप्टर इज़ नोन एज Let23 रिसेप्टर। अब ये जो Lin3 वाला जो सिग्नल है ना, ये ऐसा सिग्नल, ये कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, जो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स है उनके ऊपर जो रिसेप्टर है Let23, वहाँ पे जाके बाइंड करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो 6th वाला है, यहाँ पे सपोज़ ये जो 6th वाला है, सभी इक्विवेलेंस सेल्स हैं, कोई भी कुछ भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बीच वाले ही प्राइमरी बनेंगे। डिपेंड करता है कि किसको कितना सिग्नल मिला है। मान लो 6 वाले को सबसे ज़्यादा Lin3 का सिग्नल मिला तो वो प्राइमरी बन गया। अब ये 7 वालों को उससे थोड़ा कम मिला तो ये सेकेंडरी बन गए, और थोड़ा दूर है तो सिग्नल और कम जा रहा है तो ये टर्शरी बन गए, राइट। जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाले होते हैं वो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, और जो टर्शरी वाले होते हैं वो हाइपोडर्मल सेल्स बनाएंगे, ठीक है। सो ये सभी क्या है, इक्विवेलेंट सेल्स हैं। किसी को भी कुछ भी सिग्नल अगर मिलेगा, मान लो सबसे ज़्यादा मिला 4 वाले को, तो ये प्राइमरी बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 वाले को सबसे ज़्यादा Lin3 मिल रहा है, तो इसलिए इसने क्या बना लिया है, प्राइमरी बना लिया है, मतलब ये प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल है। अब ये जो 6 वाला होता है ना, जो कि हमारा प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल है, ये इनहिबिट करता है 5 और 7 को, Lin12 जो सिग्नल होता है ना, इसलिए कि भाई ये प्राइमरी ना बन जाए। मतलब होता है ना कि ये सीट मेरी है, ये मेरी ही रहनी चाहिए, तो इसके लिए मुझे साइड वालों को भी रोकना पड़ेगा कि वो मेरी सीट आके ना ले ले। तो इसको प्राइमरी फर्स्ट पोजीशन पे ही आना है, तो फर्स्ट पोजीशन पे ही आना है, तो ये क्या करता है, साइड वालों को इनहिबिट करता है कि वो फर्स्ट पोजीशन पे ना आए। तो ये इन दोनों को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। सो इसको बोलते हैं लेटरल इनहिबिशन। सो Lin12 जो है वो एक तरीके से इनहिबिटर का काम कर रहा है, लेटरल इनहिबिशन करा रहा है। नाउ यहाँ पे कुछ म्यूटेशन के केसेस हैं, जैसे कि अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है Lin3 में और लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है Let23 में, मतलब कि जो आपका Let23 है, जो रिसेप्टर्स हैं वही चले गए। मान लो ये जो रिसेप्टर्स थे ना इन सेल्स के ऊपर, इनका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, तो Lin3 आके बाइंड कहाँ पे होगा, तो कोई वल्वा का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि रिसेप्टर्स ही नहीं है, तो सिग्नल आके कहाँ बाइंड होगा। सेकेंड इज़ कि अगर Lin3 का फंक्शन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है तो क्या होगा, तो जो 6 वाला है वो प्राइमरी बनेगा, बाकी सारे टर्शरी बन जाएंगे। अगर Let23 में गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है तो मल्टी वल्वा फॉर्मेशन होगा। अगर Lin3 ज़्यादा ही एक्सप्रेस हो रहा है, ओवर एक्सप्रेस हो रहा है, तो फिर क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा Lin3 बन रहा है तो क्या होगा कि ये तीनों क्या बन जाएंगे, प्राइमरी बन जाएंगे, ये तीनों प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बन जाएंगे। ऐसी आप और भी म्यूटेशन केस देख सकते हो कि मान लो एंकर सेल प्रेजेंट ही नहीं है, अगर एंकर सेल डिस्ट्रॉय हो गया है तो क्या होगा, तो कोई वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट। फिर वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सभी क्या बनाएंगे, हाइपोडर्मल सेल्स या एपिडर्मिस वो बनाएंगे। देन अगर मान लो Lin3 सिग्नल ही नहीं है तो भी वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा, सभी क्या बनाएंगे, हाइपोडर्मिस बनाएंगे। और अगर मान लो कि हमने इस एंकर सेल का जो पोजीशन है उसको शिफ्ट कर दिया तो वल्वा का पोजीशन भी शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जिसको सिग्नल ज़्यादा मिलेगा वही प्राइमरी बनेगा ना, जो लास्ट वाले हैं वो टर्शरी बन जाएंगे, मतलब जो एंकर सेल से काफ़ी दूर है तो वो हाइपोडर्मल सेल्स बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्लीवेज इन द सी एलिगेंस। अब सी एलिगेंस के अंदर जो क्लीवेज होती है वो रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। अगर हम देखेंगे जो जाइगोट है उसका अर्ली डिवीजन कैसे होता है, वो 2 सेल्स में डिवाइड होता है, फाउंडर सेल और स्टेम सेल्स। अब जो फाउंडर सेल होता है ना वो क्या बनाएगा, डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाएंगे, और जो स्टेम सेल्स होते हैं वो फिर से डिवीजन करेगा और वो एक फाउंडर सेल बनाएगा, एक स्टेम सेल बनाएगा। मतलब ये जो जाइगोट था ये डिवाइड हुआ फाउंडर सेल में और स्टेम सेल्स में। स्टेम सेल तो क्या बना लिया, डिफरेंशिएटेड सेल्स बना लिए, लेकिन ये जो स्टेम सेल, फाउंडर सेल तो डिफरेंशिएट हो गया, स्टेम सेल है ये फिर से डिवाइड होगा, किस में, फाउंडर सेल में
और एक स्टेम सेल में। सो इस तरीके से डिवीजन चलता है। अब जो जाइगोट है, जाइगोट सबसे पहले डिवाइड हुआ ए बी और P1 में। अब ए बी जो है वो एंटीरियर पार्ट बनाएगा एंड इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। P1 जो है वो पोस्टीरियर पार्ट बनाएगा एंड इट शोज ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। सो स्पेसिफिकेशन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखो जाइगोट जो है वो पहले डिवाइड हुआ ए बी में और P1 में। अब P1 क्या है, स्टेम सेल है, तो ये फर्दर डिवाइड होगा किस में, फाउंडर सेल में और स्टेम सेल में। तो P1, P2, P3 और P4 ये आपके क्या है, स्टेम सेल्स हैं, तो इसीलिए इनका फर्दर डिवीजन हो रहा है। सो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले P1 को। तो P1 जो है वो फर्दर डिवाइड होगा EMS में और P2 में। P2 क्या है, स्टेम सेल, EMS क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब E और MS, ऐसी P2 जो है स्टेम सेल है तो फर्दर डिवाइड होगा एक स्टेम सेल में जो कि है P3 और एक डिफरेंशिएटेड सेल जो कि है C। फिर स्टेम सेल P3 अगेन डिवाइड होगा एक फाउंडर सेल में और एक स्टेम सेल में। स्टेम सेल क्या है, P4, फाउंडर सेल क्या है, D, जो कि आगे डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाएगा। अब किससे क्या चीज़ बन रही है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका P4 है उससे बनेगा जर्म लाइन सेल्स, जो D है उससे बनती है मसल्स, और इसको आप याद रख सकते हो C वाले को HNM। HNM तो हाइपोडर्मिस, न्यूरॉन्स और मसल्स यहाँ से बनेंगे। E से तो इंटेस्टाइन, और फिर यहाँ पे HNP मतलब हाइपोडर्मिस, न्यूरॉन और फेरिंग्स, और MS से क्या बनेगा, न्यूरॉन, मसल्स, फेरिंग्स और गोनाड्स। सो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बताओ EMS से क्या बनेगा, तो इंटेस्टाइन जो है वो कहाँ से बनेगी या हाइपोडर्मिस किससे बन रहा है। सो ये आपको फ्लो चार्ट याद रहना चाहिए। उसके बाद जो AB होता है ना वो फर्दर डिवाइड होता है ABA, ABP में। A मीन्स एंटीरियर, P मीन्स पोस्टीरियर, और फिर ये क्या है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। सो इस तरीके से हमारे पास सिचुएशन आती है कि जो जाइगोट था वो अब फर्दर डिवाइड हुआ। ये 4 सेल स्टेज है जहाँ पे कि जो हमारे पास में EMS है वो वेंट्रल साइड बनाएगा, जो ABP है वो डॉर्सल साइड बनाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन कैसे होती है C एलिगेंस के अंदर। तो अब ये जो डिसीजन होता है ना कि कौन सी साइड एंटीरियर साइड बनेगी, कौन सी पोस्टीरियर साइड बनेगी, ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ स्पर्म प्रोन्यूक्लियस। मतलब जहाँ पे एंटर करा, स्पर्म की एंट्री हुई, यहाँ पे देखो कि मान लो ये वाला जो स्पर्म था वो इस एंड पर एंटर किया, तो जिस भी एंड पर वो एंटर करेगा ना वो पोस्टीरियर साइड हो जाती है। सो वो क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर साइड हो जाएगी। तो जब स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस आता है, जिस भी साइड पे आता है, जिस साइड पे भी मेल का स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस आया तो वो पोस्टीरियर साइड बन जाती है और ऑपोजिट वाला पोल एंटीरियर साइड बन जाता है। तो जैसे ये होगा तो जो भी पी ग्रैन्यूल्स थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक साइड पे आ जाएंगे, एक साइड पे आ जाएंगे सारे के सारे। सो वो माइग्रेट कर जाएंगे, पी ग्रैन्यूल्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये एक कोने पे आ गया और ये वाली साइड क्या बन गया, पोस्टीरियर एंड बन गया। इसके बाद यहाँ पर जो PAR प्रोटीन्स होते हैं उसका भी आपको याद रखना है कि जो फेरिफ्रल साइटोसोल होता है वो कौन बनाता है, PAR3 और 6, और जो इंटरनल साइटोसोल में होते हैं वो होते हैं PAR1 और 2। तो ऐसे याद रखना कि अंदर से बंदा 12 ही है लेकिन बाहर से अपने आप को 36 दिखाता है, मतलब अंदर से पावर कम है, बाहर से ज़्यादा दिखा रहा है। सो अब देखो यहाँ पे कि PAR36 और PAR12 यहाँ पे आ गया हमारा। जब स्पर्म की एंट्री हुई तो फिर ये हमारा पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है। देन जो एंटीरियर साइड होता है वो AB बनाता है, पोस्टीरियर साइड कौन बनाता है, P1 बनाता है।
जो पोस्टीरियर साइड होती है वो रीजन होता है जहाँ पे स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस आया, जहाँ पे स्पर्म की एंट्री हुई और जहाँ पर पी ग्रेन्यूल्स एक्यूमुलेट हुए। यहाँ पे देखो माइग्रेट करके सारे के सारे पी ग्रेन्यूल्स जो है वो पोस्टीरियर एंड पे आ गए हैं। इस तरीके से। और जो पोस्टीरियर के ऑपोजिट वाले साइड है वो क्या बन जाती है, एंटीरियर बन जाती है। अब हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। सबसे पहला है SKN1। SKN1 जो होता है ना वो कंट्रोल करता है फेट ऑफ EMS। देखो अगर EMS को SKN1 सिग्नल मिलता है तो वो MS और E में डिवाइड होगा। मतलब MS और E में वो डिवाइड होगा, E से इंटेस्टाइन बन जाएगा और MS से क्या बन रहा था, MS से ये सारी चीज़ें बन रही थी, न्यूरॉन्स, मसल्स, फेरिंग्स, गोनाड्स। ठीक है। जो MS है वो ऑटोनोमस है और E जो है वो कंडीशनल है। मतलब EMS का अगर इंटरेक्शन हुआ P2 के साथ में तो वो नॉर्मल MS और E में डिवीजन हो रहा है। MS से मीजोडर्म बन जाएगा, इससे एंडोडर्म बन जाएगा। MS जो होता है वो ऑटोनोमस और ये E वाला क्या है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो करता है। तो अगर P2 मान लो नहीं है, P2 के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं हो रहा तो फिर दोनों MS ही बनेगा, कोई हमारे पास एंडोडर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। आप ऐसे कह सकते हो कि जो P2 का सिग्नल है ना वही इंस्ट्रक्शन दे रहा है EMS को कि भाई आगे क्या डेवलपमेंट करानी है। आगे क्या डेवलपमेंट करानी है वो P2 के इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जो EMS है उसके पास में MOM5 रिसेप्टर है, सिग्नल कौन सा आके बाइंड करता है, MOM2। अगर POP1 मिलता है तो MS सेल बन जाएगा, नहीं मिलता है तो E बन जाएगा, नहीं मिलता है तो फिर एंडोडर्म। और MS से क्या बनता है, मीजोडर्म, मतलब फेरिंग्स, गोनाड्स, मसल्स, जो अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ AB सेल कैसे होता है। अब अगर ये जो ABP है, P मतलब पोस्टीरियर, AB पोस्टीरियर वाला और ये A मतलब एंटीरियर वाला, HN मतलब हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन्स, हाइपोडर्मिस, न्यूरॉन, फेरिंग्स, इससे बनता है। तो अगर इसका इंटरेक्शन हुआ P2 के साथ में, यहाँ पे डेल्टा नॉच पाथवे है, जोस्टाक्राइन सिग्नलिंग है। अगर इसका इंटरेक्शन होता है P2 के साथ में तो यहाँ पर ये हो जाएगा, मतलब पोस्टीरियर साइड बन जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर नहीं है, अच्छा ये सिग्नलिंग देखो, पहले जो ABP सेल है ना उसके पास में एक रिसेप्टर है विच इज़ द GLP रिसेप्टर। GLP रिसेप्टर यहाँ पे, नॉच रिसेप्टर यहाँ पे है, और जो P2 है उसके पास में लिगेंड क्या है, APX1। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास डेल्टा है, तो नॉच डेल्टा यहाँ पर सिग्नलिंग चल रही है। तो ABP फॉर्मेशन के लिए हमें P2 स्टेम सेल्स का ज़रूरत है। तो अगर ये रिसेप्टर और लिगेंड का इंट्रैक्शन हो रहा है तभी ये ABP बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बन पाएगा। अगर मान लो कि नहीं है, मान लेते हैं कि P2 के साथ इसका सिग्नलिंग नहीं हो रहा है, P2 के साथ इसका सिग्नलिंग नहीं हो रहा है, तो फिर दोनों क्या बन जाएंगे, ABA बन जाएंगे। मतलब पोस्टीरियर वाला भी क्या हो जाएगा, एंटीरियर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ABP नहीं बनेगा इफ़ देर इज़ म्यूटेशन इन दिस रिसेप्टर GLP1, या फिर P2 के साथ में कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो फिर ABA बन। PAL1 जो फैक्टर होता है वो कंट्रोल करता है P2 के डिवीज़न को, P2 का डिवीज़न को ये कंट्रोल करेगा। अगर इसमें म्यूटेशन आ जाता है, तो अगर मान लो कोई एम्ब्रियो है उसमें PAL नहीं है तो फिर वहाँ पर कोई सोमैटिक सेल्स नहीं बनेंगे फ्रॉम C एंड D, देयर विल बी नो सोमैटिक सेल्स। ये किसके फेट को डिसाइड कर रहा है, सोमैटिक सेल के फेट को डिसाइड कर रहा है। देन PAI1 जो होता है वो जर्म लाइन सेल लीनिएज फेट डिटर्मिनेशन के लिए होता है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।